हाय एवरीवन। डिप्लोमा के बाद बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा चाहते हैं कि जो कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ के लिए कंपनीज आती हैं उसमें वो सिलेक्ट हो जाएं और उनको उनकी मनपसंद जॉब मिल जाए। सपना है, होना भी चाहिए और पूरा भी करना चाहिए। पर क्या सिर्फ हमारे सोच लेने से हम जो चाहते हैं वो कंपनी हमें मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कंपनी हमसे क्या चाहती है, कि अगर वो आपको प्लेस करके ले जाएगी तो आपके अंदर क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए वो आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप वो अपने अंदर डेवलप कर सकें, ताकि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पे हम फुलफिल रहें। राइट। तो हमें किसी भी कैंपस को क्रैक करने के लिए, किसी भी कैंपस प्लेसमेंट एक्टिविटी को क्रैक करने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, कैसे कैसे करनी होती हैं, उसको हम अलग अलग चरणों में समझेंगे। सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं कि कंपनी हमसे चाहती क्या है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको सेलेक्ट करने आती है तो कुछ बेसिक चीज़ें आपके अंदर चाहती है। नंबर वन, कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आई हो या आपने टॉप किया हो। उनका जो बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आप फुलफिल करते हो, पर उसके सिर्फ वही सफिशेंट नहीं है। आपको आपके सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब भी आप पढ़ाई करें, जो भी आप सब्जेक्ट की पढ़ाई करें, उसको सिर्फ मार्क्स लेने के हिसाब से ना करें, वरना अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के हिसाब से करेंगे तो आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट। सेकेंड थिंग, आपको ना सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर हो बल्कि उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी पता हो, कि वो प्रैक्टिकली अप्लाई किए कैसे जा सकते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके सिलेबस के प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उसको जब लैब में कराए जाते हैं, वर्कशॉप में कराए जाते हैं, तो आप खुद अपने ही हाथों से करें। अगर आप अपने हाथों से करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको उसके प्रैक्टिकल यूटिलिटी समझ में आएगी। और इसी तरह जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी लिखें तो खुद अपनी लैंग्वेज में लिखें, किसी का कॉपी पेस्ट ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर होंगे। राइट। दूसरी चीज़ कि डिप्लोमा में कंपनी को बताने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोजेक्ट और एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो डिप्लोमा के 3 साल में ये प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करें, ताकि अगर कंपनी कुछ पूछती है, उनकी जो कमेटी आती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी आती है, अगर वो आपसे कोई क्वेश्चंस पूछती है तो अपने प्रोजेक्ट को दिखा सकें, आप अपनी ट्रेनिंग को हाईलाइट कर सकें। क्योंकि डिप्लोमा के बाद जॉब के लिए आप एकदम फ्रेशर होते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। राइट। और कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर, वैसे तो आपको कंसेप्ट तो सभी सब्जेक्ट्स के क्लियर होने चाहिए, पर कोई एक सब्जेक्ट आपका जो भी फेवरेट हो वो इतने अच्छे से तैयार होना चाहिए कि उसके ऊपर अगर कुछ भी पूछा जाए तो उसके लिए आप एकदम रेडी रहें। राइट। ये तो हो गई टेक्निकल स्किल्स की बात। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन आपसे सॉफ्ट स्किल्स की भी एक्सपेक्टेशंस रखती है। सॉफ्ट स्किल्स मीन्स कि आप अपने आप को प्रेजेंट करना जानें, कि आपकी वॉइस में क्लैरिटी हो और आप जब भी जो बोलें ऐसा नहीं लगे कि आप रटा रटाए बोल रहे हैं, ऐसा लगे कि हाँ आप उसमें मॉड्यूलेशन ला रहे हैं, वॉइस में मॉड्यूलेशन है, उसमें जो वाक्य उसमें उतार चढ़ाव है, ताकि आपका जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एकदम इम्प्रेसिव हो। राइट। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप डिप्लोमा के 3 साल में अगर लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब चीज़ें आपकी आसानी से इम्प्रूव हो सकती हैं। कैसे होती है मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले आप ये समझ लीजिए कि कंपनी आपसे सॉफ्ट स्किल्स में चाहती क्या क्या है। एक तो आपकी वॉइस क्लैरिटी हो, आपके अंदर हेजिटेशन नहीं हो, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं आप कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर मैनर्स हो कि आपको रूम में एंटर कैसे करना है, रूम में बैठना कैसे है और उनसे किस तरह से परमिशन लेके बैठना है, और इंटरव्यू कमेटी के सामने आपको अपना आई कांटेक्ट कैसे रखना है। तो ये सब जो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कि आप क्या ड्रेस पहन के जा रहे हैं, आप अगर बॉय हैं तो क्लीन शेव हैं या नहीं है, आप अगर गर्ल हैं तो आप
प्रॉपरली आपने जो जेस्चर एंड पॉस्चर है वो एक एग्जीक्यूटिव स्टाइल का है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो ड्रेस चूज़ करते टाइम, अपना हेयर स्टाइल के टाइम, अपने शूज़ पहनते टाइम, अपने आप को प्रेजेंट करते टाइम आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ आएंगी कैसे? अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बहुत सिंपल से टिप्स हैं। अगर आप अपने क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, आप जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं और आपको कुछ नहीं आता तो आप उनसे पूछते हैं, और अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और आप उनका रिप्लाई करते हैं तो आपका हेजिटेशन भी दूर होगा और आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में का जब प्रेजेंटेशन करते हैं तब आप उसको किस तरह से प्रैक्टिस करके प्रेजेंट करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप जब डे टू डे प्रैक्टिस में करेंगे तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। और वर्बल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए मैंने मेरा एक वीडियो और बना रखा है, अगर आप उसको देखेंगे और छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपना वर्बल कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आप क्लास में पूछते हैं, टीचर्स के क्वेश्चन पर जवाब देते हैं, कॉलेज में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें जब आप भाग लेते हैं तो नो डाउट आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर भी आती है, आपका हेजिटेशन दूर होता है, आपका स्टेज फोबिया दूर होता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ आपके सर्वांगीण विकास के लिए होती हैं, आपको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए होती हैं। तो अगर आप इन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं तो नो डाउट आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगा, और आपके कॉलेज का SSSL, आपके स्टाफ के टीचर्स आपको समय समय पर गाइड भी करते रहते हैं। तो आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन को आप काफ़ी हद तक इस पोजीशन तक इम्प्रूव कर लेंगे कि आप कैंपस में जब पार्ट लेने जाएं तो आपका जो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वो आपका अच्छा पड़े, राइट। ये तो बात रही टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने की। अब हम इस चीज़ पर आते हैं कि हम कैंपस क्रैक करने के लिए तैयारी कैसे करें। तो देखिए, कैंपस क्रैक करने के लिए तैयारी 3 चरणों में हो सकती है। पहला तो जनरल तैयारी, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव करनी है, सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव करनी है। ये जनरल तैयारी किसी भी कैंपस को क्रैक करने के लिए, राइट। उसके अलावा दूसरा चरण मैं कहूँगी प्री प्लेसमेंट प्रिपरेशंस। उसके लिए क्या करना है, हम एक तो अपना रिज्यूमे तैयार करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि रिज्यूमे हमारा खुद का होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, हम फॉर्मेट के लिए गूगल सर्च कर सकते हैं, अपने SSSL के स्टाफ की मदद ले सकते हैं, इवन अपने किसी साथी का भी देख सकते हैं जिसका कि आपको रिज्यूमे बहुत इम्प्रेस करता हो। आप फॉर्मेट देख सकते हैं, पर फॉर्मेट में जो कंटेंट्स हैं वो आप अपने ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, हॉबी जो आपकी है वो आपकी होगी, आपके दोस्त की नहीं हो सकती। अगर आपने अपने दोस्त की हॉबी लिख दी तो आप उसको इंटरव्यू में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप जो भी कंटेंट्स लिखेंगे वो आपके अपने होंगे, वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको रिज्यूमे हमेशा एक जनरल रिज्यूमे तैयार करके रखना बहुत ज़रूरी है। बस उसमें ऊपर स्टार्ट एंड नीचे की आप थोड़ी जगह छोड़ सकते हैं। एक सॉफ्ट कॉपी में आप हमेशा तैयार करके रखिए। जब भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको रिज्यूमे सबमिट करना है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप अपना स्टार्ट और एंड चेंज कर सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि आप किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का रिज्यूमे बन जाएगा। क्योंकि बेसिक जो है आपके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके अचीवमेंट्स, आपकी हॉबीज़, आपका फैमिली बैकग्राउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तो कॉमन रहेंगे सभी कंपनीज़ के लिए। पर हर कंपनी के हिसाब से, हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो स्टार्ट और एंड चेंज हो जाएगा। कि उस आप स्टार्ट में लिख सकते हैं कि आप किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। एंड आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि आप इस कंपनी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो आपका एम क्या है, कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस कंपनी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक्सपेक्टेशन सिर्फ हम नहीं कर सकते, कंपनी भी हमसे एक्सपेक्ट करती है। तो हम जब भी रिज्यूमे बनाएं तो हम इस तरह से इतना इम्प्रेसिव बनाएं कि इसमें ये क्लियर हो कि अगर हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हम कंपनी को कुछ दे भी रहे हैं, कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करते हुए, उनकी ग्रोथ को फुलफ़िल करते हुए, उनकी ग्रोथ के बारे में सोचते हुए हम अपनी एक्सपेक्टेशंस लिखें, राइट।
और जब भी रिज्यूमे बनाए उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस ज़रूर लिखें, पर ध्यान रहे जो वाकई आपकी वीकनेस हैं वो हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। आपकी जो इस वीकनेस भी आप उसमें लिखेंगे वो इस तरह से लिखें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो स्ट्रेंथ ही आपकी प्रेजेंट कर रही हो। इसके लिए आपको आपके कॉलेज का SSSL स्टाफ और आपके डिपार्टमेंट के जो फैकल्टीज़ हैं वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। आप उनकी मदद लें, क्योंकि मदद लेने में हमेशा कुछ फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। क्योंकि आप अगर दूसरे से आप कोई क्वेरी करेंगे तो हो सकता है आपको सजेशंस बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएँ, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपना रिज्यूमे तैयार करना होता है। प्री प्लेसमेंट जो प्री प्लेसमेंट टॉक नहीं, हम सॉरी, प्री प्लेसमेंट प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ। तो जब भी कॉलेज में कैंपस ऑर्गेनाइज होने का अनाउंसमेंट होता है, चाहे अपने कॉलेज में हो चाहे किसी नियर बाय कॉलेज में हो, क्योंकि समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज प्लेसमेंट एक्टिविटी भी करती है। तो ऐसा कतई मत सोचिए कि आपके कॉलेज में कंपनी नहीं आ रही, दूसरे कॉलेज में आ रही है, पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह, ऐसे नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लाने हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो सेंट्रलाइज एडमिशन करे, सॉरी सेंट्रलाइज प्लेसमेंट करे, इसलिए वो ये इस तरह की एक्टिविटी कर रही है। इसलिए नहीं कि आपके कॉलेज, आप दूसरे कॉलेज हैं तो आपको नहीं लेना। अगर ऐसा होता तो आपको कॉल ही क्यों किया जाता, राइट। तो आपको क्या करना है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कैंपस का अनाउंसमेंट हो, आप अपने आप को प्री प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए रेडी करना चालू कर दें। आप अपना रिज्यूमे उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लें। नेक्स्ट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है आप उसकी वेबसाइट को खोल के उसके बारे में स्टडी करें, क्योंकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हैं बहुत ज़रूरी है उसके लिए जानना कि ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए फिट है या नहीं, मतलब आप उसके लिए फिट है या नहीं है, और वो ऑर्गेनाइजेशन आपका ड्रीम फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। ऐसे ही हमें किसी भी कैंपस में पार्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके दो नुकसान होते हैं। एक तो हम जाएंगे, हमारा समय, हमारा मनी वेस्ट होगा, और दूसरी चीज़ अगर हम उसमें सेलेक्ट हो भी गए तो हम किसी और की जॉब छीन लेंगे, और जब हम उसके बाद हम उसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान कंपनी का भी होगा और आपका तो होगा ही होगा, पर उस विद्यार्थी का भी होगा जिसको इस आपकी जगह जॉब मिल सकती थी पर आपने वहाँ जाकर उसकी जॉब छीन ली। और इससे भी बड़ा नुकसान कॉलेज का होता है, क्योंकि आप सब विद्यार्थी कॉलेज की एक तरह से इमेज को कैरी करते हैं, और जब आप भी इस तरह का नेगेटिव बिहेवियर दिखाते हैं तो समटाइम्स कंपनी उस कॉलेज से नाराज़ हो जाती है और आपके जूनियर्स के लिए उस रास्ते बंद हो जाते हैं उस कंपनी में। तो ऐसा एक तरह का अन्याय हमें अपने जूनियर्स के साथ नहीं करना है। इसलिए हमें पहले ही डिसाइड करना है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे ड्रीम फुलफिल करती है कि नहीं करती, तब तो हम उसके कैंपस में पार्ट लें। अगर नहीं करती तो जस्ट फॉर फन प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ आप पार्ट लेने मत जाइए, क्योंकि आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने किसी साथी का नुकसान कर रहे हैं और अपने कॉलेज की इमेज का नुकसान कर रहे हैं, और ऐसा हमें कभी नहीं करना है। बिकॉज वी आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, हम एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं, अपने कॉलेज के अच्छे स्टूडेंट हैं, राइट। तो अगर वेबसाइट देखने के बाद आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपका ड्रीम फुलफिल करती है तो आप उसको और स्टडी करें, क्योंकि प्री प्लेसमेंट टॉक में आपको ये स्टडी बहुत हेल्प करेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव्स आपसे कुछ क्वेश्चंस रेज करते हैं कंपनी के बारे में और अगर आप बताते हैं तो नो डाउट आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और लगता है कि ये विद्यार्थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट लेके ही कैंपस में पार्ट लेने आया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको प्री प्लेसमेंट टॉक में सपोर्ट करती हैं, राइट। उसके बाद जो भी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो हमें वहाँ पे इंटरव्यू में दिखाने हैं वो हमें एक प्रॉपर फाइल में हमेशा ढंग से सहेज के प्रॉपर तरीके से सेट करके सीक्वेंस में हमेशा हमें अपने रेडी रखने चाहिए, ताकि हम जब इंटरव्यू में जा रहे हों तो हमें वो ढूंढने की या इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं पड़े, राइट। अगर हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो हमें वो भी उस डॉक्यूमेंट फाइल में रख लेने चाहिए, राइट। उसके बाद हमें अपना पेन, अपने पेंसिल, अपना रबर, अपना गम, फ़ोटो चिपकाने के लिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकी ओरिजिनल कॉपीज़, इनकी फ़ोटो आईडीज़ जो भी हैं अपने हमें हमेशा अपने पास रखने चाहिए,
ताकि कैंपस के समय किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जाए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी, तो हम उस वक्त ऐसा नहीं हो कि हम ये कहें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और नो डाउट रेज्यूमे जो हम लेके जाते हैं वो हमें रिज्यूमे भी अपने पास रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी अपने पास रखने चाहिए, और फोटो कॉपी के 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड मतलब सेल्फ साइन किए हुए हमेशा हमें अपने पास रखने चाहिए, ताकि कैंपस के समय हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो सब हमारे पास हो। तो ये सब हैं हमारी प्री प्लेसमेंट प्रिपरेशंस। जो जो सामान हमें लेके जाना है वो हमें हमेशा हमारे पास होना चाहिए। और कैंपस में जाते समय हमें समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नो डाउट हमने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सॉफ्ट स्किल्स में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में, कि आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ड्रेस हमें अपना प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, हमारा पोस्चर जेस्चर बिल्कुल इंटरव्यू के लायक होना चाहिए। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमें समय दिया गया है इंटरव्यू स्टार्ट होने का, प्री प्लेसमेंट टॉक स्टार्ट होने का, उससे हम आधा घंटा पहले ही उस वेन्यू पर पहुंच जाएं जहां पर कि ये सब एक्टिविटीज़ होनी है। ऐसा क्यों हम प्लान करें कि सपोज़ हम जो भी ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं उसमें भी हो सकता है जो हम सोच रहे हैं जितना टाइम हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, तो वो आधा घंटे का मार्जिन हमें लेके चलना चाहिए। और उस प्लेस पर जहाँ पर कि प्री प्लेसमेंट टॉक और अदर एक्टिविटीज़ होनी है वो हमें 5 से 10 मिनट पहले पहुँच जाना चाहिए, ताकि हम अपने माइंड को एकदम पीसफुल कर सकें और अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लें, ताकि ऐसे हम घबराए हुए पसीने पसीने या ऐसी किसी सिचुएशन में हम ना लगें। बिल्कुल लगे कि हम बिल्कुल काम हैं, बिल्कुल प्रेजेंटेबल हैं और बिल्कुल रेडी हैं इन सब एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए। तो 5 से 7 मिनट पहले हमें वहाँ पहुँच कर अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लेना चाहिए। अगर आपको अभी भी थकान लग रही है या आपको लग रहा है कि आप घबरा रहे हो, तो आप लंबी लंबी ब्रीदिंग लेकर और लंबी लंबी ब्रीथ आउट भी कर सकते हैं। उससे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, राइट। वहाँ पहुँचने के बाद ये तो हो गई प्री प्लेसमेंट प्रिपरेशंस, राइट, मतलब क्या क्या हमें तैयारियाँ पहले करनी चाहिए। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमें अपने मोबाइल को या तो साइलेंट मोड पे कर लेना चाहिए, या फिर अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें उसको स्विच ऑफ भी कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर मोबाइल प्री प्लेसमेंट टॉक या किसी एक्टिविटी के बीच में बच जाता है और हम उसको उठा लेते हैं, तो ये हमारे जो बेसिकली इम्प्रेशन के ऊपर एक नेगेटिव असर डालता है, क्योंकि ये शो करता है कि हमारे लिए मोबाइल की कॉल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू जो हम कैंपस में पार्ट लेना है उसके लिए। तो एग्जीक्यूटिव्स को लग सकता है कि हम तो इन बच्चों के लिए इतना टाइम लेके आए हैं और इन बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, इनको सिर्फ अपने मोबाइल से मतलब है। तो ऐसी गलती हमें कभी नहीं करनी है, राइट, ठीक है। और मोबाइल तो साइलेंट मोड पे कर ही लेना है, साथ के साथ अपने जितने भी साथी लोग हैं उनसे जितना मिलना मिलाना है हम पहले कर लें, पर जो भी हलो हाय करना है। पर जब कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हॉल में प्रवेश करने वाले हों और कर रहे हों, और करने के बाद हमें अपने किसी साथी से बात नहीं करनी है, चाहे वो कोई बाद में आ रहा है तो भी हलो हाय नहीं करना है। क्योंकि हमारे लिए मेन टारगेट क्या है, मेन फोकस क्या है, वो प्री प्लेसमेंट टॉक और उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट एक्टिविटी के लिए जो जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जा रही हैं उसमें अपने आप को फुल अटेंटिव रखना। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अर्जुन ने मछली की आँख के ऊपर अपना ध्यान रखा था, क्योंकि अगर हम ध्यान पूरा रखेंगे तो हमें बेसिकली जो जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम अपना इम्प्रेशन भी अच्छा पेश कर पाएंगे और हम अपना पार्टिसिपेशन भी पूरा कर पाएंगे। जैसे ही कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हॉल में एंटर होते हैं, अब हो गई ड्यूरिंग द प्लेसमेंट। ड्यूरिंग द प्लेसमेंट हमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें, क्योंकि प्रिपरेशन तो हमने सारी कर ली, अब तो जो भी हमने प्रिपरेशन की है, जो भी प्लानिंग की है, उसका एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया, क्योंकि कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हॉल में एंटर हो चुके हैं, राइट, ठीक है। तो जैसे ही वो हॉल में एंटर होते हैं हमें पूरा का पूरा अटेंशन उनके ऊपर रखना है। उनका प्रॉपर वेलकम करने के बाद, अपनी सीट लेने के बाद हमें प्री प्लेसमेंट टॉक पे पूरा ध्यान रखना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान तो आंखें तो हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर, पर हमारा ध्यान इस चीज़ पे कि हमें क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछना है। नो, हमें प्रेजेंटेशन को पूरा ध्यान से सुनना है। हो सकता है हमारे कुछ क्वेरीज के आंसर उस प्रेजेंटेशन में ही आ जाए, राइट। तो प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से हर विद्यार्थी को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं हमारे प्री प्लेसमेंट टॉक में
क्लियर हो जाते हैं, राइट। यहाँ तक वो बॉल जो होती है आपके कोर्ट में होती है। प्री प्लेसमेंट टॉक में अगर आप बैठते हैं तो आपका राइट है, क्योंकि कॉलेज ने आपके लिए कैंपस ऑर्गेनाइज किया है। पर प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद आपको ये निर्णय ले लेना है कि आपको इस कंपनी में जॉब करना है या नहीं करना। अगर करना है तो आपको आगे के प्रोसेस में पार्ट लेना है, अगर नहीं करना है तो आपको प्री प्लेसमेंट टॉक के हॉल से ही जब आपको कहा जाए कि आप बाहर जा सकते हैं, अगर आप इसमें पार्ट नहीं लेना चाहते तो आपको उस हॉल को छोड़ के चले जाना चाहिए, राइट। पर उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि अगर आपके पास अभी भी कुछ डाउट्स या कोई क्वेरी हैं तो प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद आप कंपनी के एग्जीक्यूटिव से अपने सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि ना तो हम, ना आपके SSSL के स्टाफ, ना आपके डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स आपको इससे ज़्यादा बता पाएंगे जितना कि वो आपको बता पाएंगे। और क्योंकि वो अपना वैल्यूएबल टाइम लेकर आप ही के लिए आए हैं, तो वो टाइम का प्रॉपर यूज़ कीजिए, क्योंकि हो सकता है इसके बाद आप कंपनी के एग्जीक्यूटिव से मिल ही ना पाए, क्योंकि वो लोग बहुत बिजी होते हैं, राइट। तो प्री प्लेसमेंट टॉक को ध्यान से सुने, उसमें अगर कोई क्वेरी आपको लगती है, कोई डाउट लगता है तो आप उसको एक पेपर पे नोट करके रख लें। बीच में अगर कंपनी के एग्जीक्यूटिव अलाउ करते हैं तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं, अगर अलाउ नहीं करते हैं, वो कहते हैं पहले आप देख लीजिए देन लास्ट में पूछिए, तो आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो आप पेपर पे लिख लें और जब वो आपको टाइम दें तो आप बिना हिचक के पूछिए, क्योंकि जितना आप आपके सेंसिबल क्वेश्चंस होंगे उतना वो उनको आंसर देने में भी मज़ा आएगा, और उनके ऊपर आपका एक फर्स्ट इम्प्रेशन भी पड़ जाएगा कि आप कितना कंसर्न रख रहे हैं इस पर्टिकुलर जॉब को लेकर, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, राइट। उसके बाद अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको इस कैंपस प्लेसमेंट एक्टिविटी के अदर राउंड्स में पार्ट लेना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अब बॉल जो है वो आपके कोर्ट से निकलकर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स की कोर्ट में आ गई है। अब सिलेक्शन होना या नहीं होना आपके हर राउंड के ऊपर एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करेगा, और उसके बाद उनके जो भी उनका प्रोसेस है उस पर ये डिसाइड करेगा, ठीक है, कि आप सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते। पर मैं यहाँ आपको एक बात जरूर, और आप जिस जिस राउंड में पार्ट लें उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते चले जाएं, बार बार कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को मतलब इरिटेट ना करें अपने व्यवहार से, और अगर आप उनको फॉलो करेंगे और तरीके से अगर आप हर राउंड में पार्ट लेंगे तो मैं समझती हूँ कि आप उस राउंड में अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपने तो अपना बेस्ट कर लिया कैंपस को क्रैक करने के लिए, राइट। पर फिर भी ऐसे में भी कई बार कुछ बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, वो बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिसहार्टेड हो जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो अपनी उम्मीद भी छोड़ देते हैं, अपनी काबिलियत के ऊपर शक करने लगते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। कारण मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए हर कंपनी के सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग अलग है, राइट राइट। उस सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप फुलफिल करते हैं कि नहीं करते, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स अपने एक्सपीरियंस से उतने शॉर्ट टाइम में भी आसानी से पहचान लेते हैं, राइट। तो अगर उन्होंने आपको सेलेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। इनफैक्ट कंपनी को जिस भी पैरामीटर्स के स्टूडेंट्स चाहिए थे उस पैरामीटर्स की कैटेगरी में आप नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमी हो सकता है, आप में उससे ज़्यादा क्वालिटीज़ हों, और वो क्वालिटीज़ उनको लग रहा हो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को कि भाई इस बच्चे को अगर हम लेके जाएंगे तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद छोड़ दे, क्योंकि ये तो और बड़ी कंपनी के लिए और दूसरी कंपनी के लिए फिट है, राइट। और अगर आपके अंदर कम क्वालिटीज़ हैं तो भी आपको डिसहार्टेड या डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर हमारा किया गया कार्य हमें एक लेसन प्रदान करता है, हमें अपने आप को एक जांचने की, चेक करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने आप को जांच सकें कि कहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं और हमें उसे कैसे उभारना है, राइट। तो हमें कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना, डिसहार्टेड नहीं होना, हताश निराश तो बिल्कुल नहीं होना। जब भी कंपनी एग्जीक्यूटिव्स बाद में रिजल्ट देते हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो अपने फीडबैक भी देते हैं कि वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस फीडबैक को आप बहुत ध्यान से सुनें। अगर आप उस फीडबैक को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप इजीली जज कर पाएंगे कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, या फिर आप इस कंपनी में सेलेक्ट नहीं हुए तो कुछ के पीछे रीज़न क्या थे।
ये मान के चलिए जब आपने डिप्लोमा किया है, आपके अंदर काबिलियत है, तो आपके लिए कोई ना कोई आपकी ड्रीम कंपनी इंतज़ार कर ही रही होगी। ये नहीं तो दूसरे सही, आप अगले के लिए तैयारी अपनी चालू कर दें और इम्प्रूवमेंट के साथ चालू कर दें, क्योंकि जो भी ड्रीम कंपनी जिसमें कि आपका सिलेक्शन होना है वो आपका इंतज़ार कर रही होगी, और जब वो आएगी तो आपका सिलेक्शन निश्चय ही होगा। बस अपनी मेहनत पे शक ना करें, उसको कंटिन्यूस प्रोसेस में करते रहें। अपनी काबिलियत पे, अपनी जो आपके अंदर जो गुण हैं, जो भी आपकी काबिलियत है उस पर शक ना करें। हाँ, अगर कहीं कमज़ोर पड़ते हैं तो उसमें सुधार ज़रूर करें, राइट। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपना 100% देने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको डिप्लोमा के बाद जल्दी ही कैंपस प्लेसमेंट एक्टिविटी के माध्यम से आपको आपकी ड्रीम कंपनी मिल जाएगी, राइट। क्लियर। और कंपनी में सिलेक्शन के बाद आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। पहली चीज़ कि अगर आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया है तो आप अपना फेथ 100% उनके साथ रखें। जो भी करें कंपनी की ग्रोथ के लिए करें। नो डाउट कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ आपकी ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगी, राइट। और अपने बॉस के साथ अपने ट्रांसपेरेंसी रखें, अपनी टीम के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन रखें। आपको जो भी समस्या अपने बॉस से डिस्कस करें ताकि उनकी समस्याओं के समाधान आपको आसानी से मिल जाएंगे, राइट। और कंपनी में अपना 100% देते हुए कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के लिए कुछ ही रुपयों के कारण ना छोड़ें। अगर आपने उस कंपनी को सेलेक्ट किया है, ड्रीम आपकी कंपनी है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। और कोशिश करें पहले जो भी कंपनी चूज़ करें उसमें आप कम से कम 3 से 5 साल, कम से कम मैं बोल रही हूँ 3 से 5 साल ज़रूर जॉब करें। अगर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ आपकी ग्रोथ यहाँ नहीं हो रही है या कंपनी आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रही है, तो नो डाउट ऐसे में आपको जॉब छोड़ना ही होगा। पर अगर आप बार बार जल्दी जल्दी जॉब छोड़ते हैं तो आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। और कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कंडीशन में ऐसे बच्चों को, चाहे उनका एक्सपीरियंस कितने भी साल का हो, लेती नहीं है। तो आज मैंने आपको जो कैंपस प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ के लिए हर स्टेज पर अलग अलग टिप्स बताए हैं, होपफुली आपको ये सहयोग प्रदान करेंगे। अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप अपने स्टाफ के LLL सेल से बात करें, वो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको मुझसे खुद से आपको कोई राय चाहिए तो आप बेहिचक मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के ऊपर अपना क्वेरी डालें। मैं समय समय पर देखती रहूँगी और उसका रिप्लाई करूँगी। Okay, thank you so much and all the best for your bright future. Thank you.